जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड स्टूडेंट के लिए आपका अगला पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट है ये 22 और 26/8/2025 वाला ये पेपर है ना, फर्स्ट शिफ्ट वाला। तो बोले थे आप सभी से कि शाम में 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसकी फटाफट से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, है ना। और देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है कि कंज कली कलिका लतान सिरसारी, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। कंज कली कलिका, देखिए यहाँ पर आपको क मिलेगा, यहाँ पर भी क मिलेगा, यहाँ पर भी। कहिएगा सर वर्णों की आवृत्ति पुनरावृत्ति हुई है तो सर अनुप्रास अलंकार होगा, लेकिन यहाँ पर रूपक अलंकार भी छिपा हुआ है। कैसे, तो समझिएगा। देखिए कंज कली कलिका लतान सिरसारी, यहाँ पर एक कंज कली कहने का मतलब एक लड़की का तुलना किया गया है। कंज कली से डायरेक्टली तुलना किया गया है। कंज कली मतलब एक लड़की का तुलना किया गया है। कि लतान सिरसारी मतलब जो फूल की कली होती है वो लता में लिपटी हुई है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो लड़की होती है वो घूंघट में, मतलब घूंघट में सिमटी हुई है ना, घूंघट ओढ़ी हुई है। तो यहाँ पर एक ये कहें कि लड़की का तो भी तुलना किया गया है डायरेक्टली किससे, कंज कली से, मतलब फूल की कली से, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। दोनों विकल्प सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में काले पद में कौन सा पदबंध है, पदबंध का भेद बताइए। राकेश नदी में डूब गया, यानी ये वाला इसमें पूछ रहा है, डूब गया कौन सा पदबंध है। तो डूबना यानी क्रिया हो रहा है, तो डूब गया क्या हो जाएगा सर, क्रिया पदबंध है ना। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है लो यह लतिका भी भरलाई मधु मुकुल नवल रस गागरी, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। कहिएगा सर यहाँ पर है मानवीकरण अलंकार। कैसे होता है मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों का या प्राकृतिक वस्तुओं का तुलना इंसान से किया जाए या इंसान के भाव से किया गया हो। तो कैसे, देखिए लो यह लतिका भी भरलाई मधु मुकुल नवल रस गगरी, मतलब जो लतिका होता है यानी जो बेल होता है वो पेड़ों में सिमट करके ऊपर की ओर चढ़ जाता है और नीचे से क्या करता है, पानी के रस को खींचते रहता है। तो एक तो यहाँ पर प्रकृति वाला चीज़ हो गया, लेकिन यहाँ पर लतिका मतलब पतली लड़की को भी कह रहा है कि जो पतला दुबला लड़की होता है उसके लिए कह रहा है मधुल मुकुल नवल रस गागरी, मतलब पतली लड़की जब कोई गागरी मतलब कि जो घड़ा में पानी भर के लाता हो तो बिल्कुल देखने में उसी के जैसा लगता है। लेकिन बेल तो इस प्रकार से नहीं कर सकता, घड़ा में पानी भर के ला सकता है, ये बेल कर सकता है क्या, जो बेल होता है वो तो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ये कहा गया है यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का तुलना किया गया है इंसान से, तो इसलिए होगा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। कौन सा होगा आंसर, कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है फूल कास सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, कौन सा अलंकार है भाई बताइए। कहिएगा सर जनु शब्द मिल गया, कौन सा अलंकार होगा, कहिएगा सर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन ये है गद्यांश वाला, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ब्रिटिश सरकार भारत में क्या तैयार करना चाहती थी। अच्छा, यानी थोड़ा सा हम लोग गद्यांश पे नज़र मार लेते हैं, बोल सकते हैं। देखिएगा, तो ब्रिटिश सरकार यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारतीय साक्षर हों, किंतु बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए उन्हें क्लर्क तो तैयार करने ही थे। अच्छा, यही है आपका आंसर। देखिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहते हैं ब्रिटिश सरकार भारत में क्या तैयार करना चाहती थी। मिल गया आंसर, कहेंगे हाँ सर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहे कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। क्या बात है, कठिन काव्य का प्रेत, करेक्ट आंसर होगा डी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, केशव दास को। अगला क्वेश्चन यहीं पर थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। कहता है अंधे अंधा ठेलिया दोन्यू कूप पड़त, कौन सी शब्द शक्ति है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है समझ रहे हैं, मतलब अज्ञान व्यक्ति या किसी अज्ञान को सलाह दे कि भाई इस रास्ते से चलो, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि दोनों जाके आगे मुसीबत में पड़ने वाला है। वो यही कह रहा है ये लाइन, अंधो अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़त, मतलब दोनों आगे जाके मुसीबत में पड़ने वाला है। एक अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। तो कौन सा यहाँ पर शब्द शक्ति हो जाएगा, ऐसे लाइन में ध्यान रखिएगा, साध्यवसान लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी, बताइए तो यहाँ पर वाक्य का कौन सा भेद है। कहिएगा सर बता चुके हैं, जैसे है ना, ये जैसे वैसे वाला जो शब्द आता है किस में आता है, कहेंगे सर मिश्र वाक्य में आता है। ये देख रहे हैं जैसे ही सिपाही ने इशारा किया, ये एक मेन वाक्य हो गया, प्रधान वाक्य, और गाड़ी चल दी ये इसके अनुसार कहा गया है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका वाक्य, कहेंगे मिश्र वाक्य है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, रस आखेटक के रचनाकार कौन है बताइए। कहिएगा सर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुबेर नाथ राय, कुबेर नाथ राय, आंसर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है किस विकल्प में रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति किस ऑप्शन में है। कहिएगा सर आंसर ए बिल्कुल सही है, राजस्थान वीर है। देखिए रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति कब होता है, जहाँ पर मुख्य अर्थ में बाधा आ रहा हो। जैसे राजस्थान वीर है, इससे कहने का सीधा अर्थ ये निकलता है कोई भौगोलिक क्षेत्र है वो वीर है। तो कोई भौगोलिक क्षेत्र जैसे राजस्थान है वो वीर कैसे हो सकता है, राजस्थान वीर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस अर्थ में बाधा हो जा रहा है
ये वाक्य की बाधा इसमें हो जा रहा है, लेकिन इसका एक अलग अर्थ क्या निकल रहा है कि राजस्थान के लोग वीर हैं। राजस्थान वीर है, इसका मतलब वहाँ के लोग के बारे में चर्चा किया गया है। तो जब मुख्य अर्थ में बाधा होकर के एक अलग अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग कहते हैं रूढ़ि लक्षण। समझ गए? तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हमारे हरी हारील की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? ये आप सभी को बता चुके हैं, देख रहे हैं ना। 2025 में पूछा गया, नहीं पिछले साल का ये रिपीटेड है। तो ऐसा आप सभी, एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो प्रीवियस ईयर करा रहे हैं सर सेम वही क्वेश्चन आएगा। तो बाबू मेरे सेम पूरा का पूरा वही क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला भी रहता है और कुछ कुछ उसी के अकॉर्डिंग रहता है। समझ गए ना? तो इसलिए प्रीवियस ईयर लास्ट में कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो बताइएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा। हमारे हरी हारील। अच्छा, आप सभी लोग इंग्लिश के बारे में भी बहुत ज़्यादा कमेंट कर दिए, इंग्लिश सर, मैथ सर, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहले जाते हैं वहाँ पर भी, हम नीचे स्लाइड लगाए हुए हैं, वहाँ पर जाकर के चर्चा करेंगे। देख लीजिए, कहता है हमारे हरी हारील। तो हरी यहाँ पर कौन हो जाएगा? कहीं सर कृष्ण भगवान, और हारील मने हारील एक प्रकार का क्या है? लकड़ी है। तो हरी का तुलना किससे किया गया? हारील की लकड़ी से किया गया है, कहेंगे सर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उज्ज्वल में कौन सी संधि है बाबू बताइए। तो कहिएगा सर इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लेते हैं। उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल। अब यहाँ पर देखिए तो में हलंत लगा हुआ, ये भी सर व्यंजन संधि है, और यहाँ पर जो है दोनों का दोनों मिला करके सर व्यंजन संधि ही बनेगा। तो कौन सा संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि होगा, है ना। बाकी आप जो उत जोड़ ज्वल, इसका हो जाएगा क्या? संधि विच्छेद, वो भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में भाववाची का उदाहरण बताइए कौन है? भाववाची। तो लड़का खाता है, कौन खा रहा है? लड़का। यहाँ पर सर लड़का प्रधान हो जा रहा है, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। सीता नाचती है, कौन नाच रही है? सीता, ये भी कर्तृवाच्य। मैं पत्र लिखता हूँ, कौन पत्र लिख रहा है? कहता है मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये भी कर्तृवाच्य। आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर फिर तो सी सही है ना। सी आपका सही हो जाएगा। थोड़ी देर सो लिया जाए, ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भाववाच्य हो जाएगा। पूर्णतः आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप छांट सकते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है तगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं? वही वाला ट्रिक जो आपको बताए हैं, एक बार फिर से समझिए। या, मा, ता, रा। ठीक है, पहले यहाँ तक क्या याद रखिएगा? या, मा, ता, रा। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा जा, भा, न, स, ल, फिर गा। ठीक है, ये वाला ट्रिक याद रखिएगा। अब जिसका पूछे कहते हैं तगन में बताइए, तो ढूंढिए कहाँ पर, कहिएगा सर ये रहा। अब यहाँ से 3 लाइन पकड़िए, तो ता, रा, ज, ये हो जाएगा। तो में देखिए आकर लगा हुआ है, कहिएगा हाँ सर ये हो जाएगा गुरुवर्ण। और गुरुवर्ण कौन इस प्रकार से डिनोट करते हैं? र में आकर लगा हुआ है, यानी ये बड़ी मात्रा है, कहेंगे हाँ सर, तो ये भी हो जाएगा गुरुवर्ण। यहाँ पर जौ में लगा हुआ है, कहेंगे नहीं सर। तो ता, रा, जौ में फिर नहीं लगा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं लघु वर्ण। तो लघु वर्ण को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो एस, एस, आई, इस प्रकार से, यानी कि 2 गुरु और 1 लघु वर्ण होते हैं। किस ऑप्शन में है? कहिएगा सर यहाँ पर दे रखा है ए में ही। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल था ये, समझ गए होंगे। चलिए, प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो एक संयोग मूलक समास होता है, एक होता है आश्रय मूलक, और एक होता है वर्णन मूलक। टोटली 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक शब्द है? एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या होता है? कहिएगा सर पता होता है, पता, है ना। लेकिन कभी कभी एड्रेस का मतलब संबोधन भी होता है, तो यही ध्यान रखिएगा। बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन यहीं पर कहता है कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? तो अवार्ड माने पुरस्कार होता है, ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। कभी कभी इसका अर्थ अधिनिर्णय भी होता है और पंचाट भी होता है। तो करेक्ट आंसर कहता है कौन सा नहीं है? ग्रहण करना, इसका हिंदी समकक्ष यानी हिंदी का अर्थ नहीं निकल जाए, नहीं होगा। तो बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ममता सो रही थी, ये जो वाक्य है इसमें किस क्रिया का जो है जिक्र किया गया है? क्रिया किस काल की है बताइए। देखिए भूतकाल तो सब है, लेकिन भूतकाल के भी रूप यहाँ पर लिखे हुए हैं। पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण है, संदिग्ध है या आसन्न भूतकाल। तो देखिए ये बोलिए पहले आराम से, खुद से बोलिए, ममता सो रही थी। ये लाइन बोलने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि भाई भूतकाल में यानी पहले कोई काम हो रहा था, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ है। ममता सो रही थी, हाँ वो सो रही थी ये ठीक है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ है। मतलब समझ रहे हैं, सोने का कार्य जो है भूतकाल में जारी था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। तो कौन सा हो जाएगा? समाप्त नहीं हुआ, इसका मतलब अपूर्ण रह गया, पूरा हुआ ही नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अपूर्ण भूतकाल उसको बोलेंगे। ठीक है, कहता है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, बताइए कौन सा वाक्य है ये? तो ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इच्छा जाहिर कर रहा है कि नहीं? कहिएगा हाँ सर। तो कौन सा हो जाएगा? किसी को आशीर्वाद वगैरह देने वाला जो होता है ना, मतलब वो इच्छा जाहिर कर रहा होता है अपना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि सर इच्छावाचक वाक्य है ये, सी सही हो जाएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है?
हाँ, यानी एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हो तो कौन सा अलंकार होगा, बता चुके हैं आप सभी को अच्छे से, कहिएगा हाँ सर श्लेष अलंकार उसमें होता है। ये सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एकदम फूंक दीजिएगा, उड़ जाएगा, है कि नहीं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है चतुरानन में कौन सा समास है। तो चार है आनंद जिसके, इसका अच्छा समास विग्रह लिखिए, क्या हो जाएगा, कहेंगे सर चार है आनंद जिसके, मतलब कौन भाई, तो इसका मतलब होता है सर जी ब्रह्मा जी, है ना। कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मा जी। आनंद मतलब क्या समझ रहे हैं, आनंद मतलब होता है मुख, यानी है ना मुंह। तो चार है आनंद जिसके, किसके होते हैं, ब्रह्मा जी का। और देवी देवता वाला सर चीज आ गया तो हम लोग बहुव्रीहि समास में आराम से लगाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन गगन जगन रगन के कुल 12 वर्ण होते हैं इसी क्रम में, तो बताइए कौन सा ये वार्णिक छंद है। तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वंशस्थ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है देखे तय मन न भरे तन की मिटे न भूख बिन चाखे रस ना मिले आम कामिनी ऊख, कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा दीपक अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार, दीपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अच्छा अशुद्ध पूछ रहा है, यानी 3 तो इसमें शुद्ध मिलेगा। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है नहीं, यहाँ पर है होगा, इस प्रकार से होगा। अच्छा आपका यह मत ग्राह्य है, पिताजी ने मुझसे कहा गाय का ताकतवर दूध होता है। देखिएगा पद क्रम की दृष्टि से कहेंगे सर यही वाला शुद्ध है, गाय का दूध ताकतवर होता है ये बोल सकते हैं, लेकिन गाय का ताकतवर दूध होता है ये तो फिर गलत है ना, पद क्रम इसका गलत दे रखा है, तो डी फिर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी है होगा, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है होगा, जैसे रामचरित के रचयिता तुलसीदास हैं, इस प्रकार से आपको थोड़ा इज्जत से बोलना होगा, है ना समझ रहे होंगे। तो डी ए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा शुद्ध है। अच्छा आपका यह मत ग्राह्य है, इसका मतलब ग्राह्य मतलब क्या होता है, मतलब कि स्वीकार करने योग्य, है ना। तो आपका यह मत या आप जो फैसला कर रहे हैं वो स्वीकार करने योग्य, मत माने जो फैसला आप दे रहे हैं, तो बी भी शुद्ध हो जाएगा। और पिताजी ने मुझसे कहा, ये तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य। तो कुल मिलाकर के तीनों शुद्ध हैं, यहाँ पर सिर्फ है ना ये पॉइंट होता है, यानी बिंदा होता है यहाँ पर एक, बाकी ठीक है डी सही हो जाएगा आपका, अशुद्ध पूछ रहा था। देखिएगा अगला क्वेश्चन, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना तो कहिएगा सर डरना भी इसका मतलब होता है या घबराना भी होता है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, दोनों विकल्प सही है। अच्छा ये रहा आपका इंग्लिश वाला, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश भी कराइए, मैथ ना तो कम से कम इंग्लिश जरूर करा दीजिए। देखिए मैथ के लिए तो साधन नहीं है, आप सभी को अच्छे से पता है ना। तो नए जो बच्चे जुड़ते रहते वो हमेशा कमेंट करते रहते हैं सर मैथ कहाँ है, सर रीजनिंग कहाँ है, सर इंग्लिश कहाँ है। तो आप सभी को बता देते हैं मैथ रीजनिंग तो अब हो भी नहीं सकता क्योंकि साधन तो मेरे पास अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन इंग्लिश बोल रहे थे आप सभी लोग सर करा दीजिए। तो इंग्लिश में अब आपको गलत तो हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि मेरे पास इंग्लिश का टीचर तो है नहीं। तो आप सभी के लिए एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है, यदि आप सभी लोग कहिएगा तो हम वो काम करेंगे, ठीक ना। देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर इंग्लिश आप सर क्वेश्चन सिर्फ पढ़ दीजिए और उसके बाद बोल दीजिए, तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, माई शूज डैश न्यू, क्या आएगा बीच में, तो इज न्यू या आर न्यू, ये आप हम बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है ना, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर शूज है, बहुत सारे शूज हैं तो आर होगा। इस प्रकार से जितना हमको नॉलेज है इंग्लिश में वो आपको समझा सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि हम आपको नहीं समझा सकते हैं, तो क्या फ़ायदा इंग्लिश में टाइम बर्बाद करके। और आप लोग कह रहे सिर्फ कम से कम सिर्फ सर आप आंसर बता दीजिए उसका, तो जब आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा तो आप खुद से भी उसको कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर बोलना फिर मेरे लिए क्या रहेगा, जब समझाएंगे ही नहीं तो सिर्फ बोल के क्या फ़ायदा है ना। तो इसलिए हम सोचे हैं कि इसका एक PDF बना करके आपको टेलीग्राम में हम सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम तो आपसे लोग ज्वाइन कर ही लिए होंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं जिसको चाहिए ये चीज़ें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर हम आपको ये PDF बना करके भेज देंगे, इंग्लिश के साथ साथ मैथ भी आपको दे देंगे और रीजनिंग भी दे देंगे। आपको टाइम मिले तो आप जरूर बना लीजिएगा, और उसका आंसर शीट भी आपको दे देंगे साथ के साथ, ठीक है। एक PDF बना करके सारा उसमें आपको दे देंगे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिए हैं, जैसे ही डिस्क्रिप्शन यानी टाइटल जो वीडियो का टाइटल है ना उसके ऊपर क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन खुलता है। डिस्क्रिप्शन में ऊपर में ही हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, क्लिक करके लिंक पर जो ब्लू वाला लिंक पर क्लिक करिएगा ना तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल वहाँ पर खुल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा PDF, तो वहाँ से आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। फिलहाल इसमें टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, आते हैं फटाफट साइंस वाले सेशन पे। देखिए कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा बाबू मेरे कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बी बिल्कुल सही हो जवाब हो जाएगा, कहेंगे सर जी सिरका हो जाएगा, सॉरी टमाटर हो जाएगा ना, टमाटर। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, कहेंगे सर टमाटर। आंसर बी बिल्कुल सही। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, कहेंगे यही होता है ऑक्जेलिक एसिड। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से सर्वाधिक सक्रियता से अभिक्रिया करती है, बहुत अच्छे से अभिक्रिया कर जाती है, बताइए।
तो बी आंसर हो जाएगा कहीं सर जी पोटेशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस जनसंख्या में एक जीन के 2 या 2 से अधिक एलील की घटना कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बहुरूपता। आंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अवतल लेंस का आवर्धन, जिसको कि हम लोग एम से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है, यानी कि आवर्धन का ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ रहा है। कहिएगा सर जी V/U होता है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक डैम में जमा पानी में होता है, बताइए एक डैम में जमा पानी में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा। तो कोई भी चीज़ जमा हो या फिर स्थिर हो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे ही डैम का पानी खोलेंगे वो किस में बदल जाएगा, कहेंगे सर गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो जब जमा है जब तक पानी क्या रहेगा, स्थितिज ऊर्जा रहेगा। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है, बताइए बायोगैस को। क्योंकि यह राख पैदा करता है, क्योंकि यह मीथेन पैदा करता है, धुआं छोड़े बिना ही जलता है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, कहिएगा सर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिना धुआं छोड़े जलता है ना बायोगैस। तो आंसर कौन सा होगा, सी आपका सही जवाब है। अगला देखिएगा, यहाँ पर करें खुले समुद्री या समुद्री जल से भरे स्थान में भोजन और अन्य उत्पादों के लिए समुद्री जीवों की खेती से जुड़ी जलीय कृषि को क्या कहते हैं। अच्छा, जलीय कृषि को सिंपल समझिए, जलीय कृषि को क्या किस नाम से जाना जाता है। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरीकल्चर के नाम से जानते हैं जलीय कृषि को। ठीक है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इनमें कौन लक्षण प्रभावी है, बीज का झुर्रीदार आकार, फूलों की शिखर स्थिति। ये आप मेरे ख्याल सबसे को करा चुके हैं, अक्षी वाला होगा ना जी, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, फूलों की अक्षी स्थिति। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है वैसे गैस जो गैस के नियमों का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं। भैया आदर्श गैस कहलाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इनमें से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है, द्वितीयक वायु प्रदूषक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, PAN पैन को। देखिए इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कहेंगे सर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है ना, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN का फुल फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसे द्वितीयक प्रदूषक के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है त्वरण की दिशा डैश की दिशा के समान होता है, किसकी दिशा के समान होता है, त्वरण की दिशा। कहेंगे सर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दिशा के समान होता है त्वरण की दिशा, बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किसान मिट्टी में किस रसायन को डालकर उसकी अम्लता के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। तो बुझा हुआ चूना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कहेंगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 है ना जी, यही होता है फॉर्मूला, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर करें निम्नलिखित स्थानीय हवाओं में से किसे डॉक्टर की हवा के नाम से जाना जाता है, क्या बात है बताइए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हरमट्टन उसका नाम है, क्या नाम है, हरमट्टन, जिसे डॉक्टर की हवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक कहलाता है, कौन सा बहुलक कहलाता है, ये कह रहा है, बहुलक का नाम पूछ रहा है। ये भी आप सभी को करा चुके हैं, कहेगा सर पेप्टिडोग्लाइकन उसको कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कहेंगे सर तारापुर, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी करा चुके हैं, मॉर्निंग वाला ही क्लास में कराए हैं, बस दोनों में क्या करना है, कहेंगे सर माइनस कर देना है। 2 न्यूटन कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन व्हिटकर के वर्गीकरण के अकशेरुकीय जीवों में नहीं है। देख रहे हैं कितना प्रीवियस ईयर वाला पूछा जाता है, ये भी आप सभी को बता चुके हैं, कहेगा हाँ सर डी हो जाएगा, प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं इनमें से कौन सा यौवन के समय वृषण का कार्य नहीं है, बताइए। जनन कोशिकाओं, शुक्राणु का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का स्राव, प्लेसेंटा का विकास या एस्ट्रोजन का स्राव। बताइए 1 और 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, या 1 और 4 सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 और 4 यहाँ पर सही है ना, 3 और 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से किस कोशिकांग में DNA नहीं होता है, बताइए DNA किस में नहीं होता है। तो भाई लाइसोसोम में नहीं होता है, नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है ना। और इसी के कारण इन्हें क्या अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है, नाभिक को भी, क्लोरोप्लास्ट को भी और माइटोकॉन्ड्रिया को भी। तो लाइसोसोम हो जाएगा यहाँ पर, बिना DNA वाला कोशिकांग। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो खेती वाले पौधों के साथ उगते हैं, वे फसल के पौधों को कैसे प्रभावित करते हैं। खेत में पौधों को बढ़ाने से पहले ही मार देना, पौधों पर हावी होकर विकास करना,
पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण उसके पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। हाँ, पोषक तत्व यानी उसका पोषक तत्व ये खुद खींच लेता है खरपतवार। ये लाइन बिल्कुल सही है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, हावी होकर मार तो नहीं देता है ना, यानी कि जो पौधे हम लोग लगाते हैं वो भी रहता है और खरपतवार भी उगता है, तो ये सब ऑप्शन होगा नहीं, आंसर सी हो जाएगा। उसका पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में खींच लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम लोग जनरल स्टडी यानी कि जीके जीएस को स्टार्ट करते हैं। कहता है विश्व के प्रथम औद्योगिक देश का नाम बताइए। देख रहे हैं ना रिपीटेड क्वेश्चन कितना आता है, ब्रिटेन होगा ना आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो बिल्कुल कहिएगा सर 26 नवंबर 1949 को, है ना, सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कागज का आविष्कार सबसे पहले बताइए किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। हाँ, सबसे पहले बोल सकते हैं, कहाँ पर हुआ था, कहेंगे सर चाइना में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौह और कोयले के भंडारण में सबसे समृद्ध माना जाता है। देखिए बाबू, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा ना, झारखंड के नीचे पड़ता है एरिया, ये बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अन्य आर्थिक क्षेत्र के डैश से पर महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता है। बताइए वो मतलब कहाँ से कहाँ तक का वो एरिया पड़ता है, वही ये कह रहे हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील। आप जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, अन्य क्षेत्र के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, जैसे कि ये हो गया भारत, है ना, तो इससे आगे वाला एरिया इस प्रकार से बटा हुआ होता है ना। तो जो 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होता है उसको हम लोग अन्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। समझ गए ना, तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है। अच्छा, नहीं पूछ रहे, बताइए जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक इनमें कौन सा नहीं है। जलवायु, भू आकृतियां, राज व्यवस्था या सामाजिक कारक। तो राज व्यवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है अमेरिका का पता बताइए किसने लगाया। देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है ना। क्या होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर कोलंबस ने लगाया था। लोकसभा का कार्यक्रम कितने वर्षों का होता है, बिल्कुल रिपीटेड है, ये भी बता चुके हैं। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, कहिएगा सर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है सत्ता साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अच्छा, सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करती है। सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है। उपरोक्त सभी। कहिएगा सर कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर सी वाला कथन गलत है। आंसर क्या होगा, कहेंगे सर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं, ये कहना गलत है, तो सी आपका आंसर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है। बता चुके हैं ये भी, उच्च जन्म दर, ये गलत होगा ना। हाँ सर, तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उच्च जन्म दर। कांडला पत्तन यानी कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ये भी बता चुके हैं, रिपीट है क्वेश्चन, कहिएगा सर गुजरात में स्थित है। अगला देखिए, कहते हैं भारत में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। बताया है ना, भारत का कौन हो जाएगा, चुनाव आयोग। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। 2011 वाला है तो ध्यान रखिएगा अभी, है ना, सी आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर 0.63। चौथी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, याद रखिएगा बी आंसर हो जाएगा, जुलाई 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लोकतंत्र के लिए चुनौती निम्नलिखित में से कौन सा है। भ्रष्ट नेता, निरक्षर नागरिक, सांप्रदायिकता या ये सभी। तो कहिएगा सर ये सभी सही है ना। लोकतंत्र के लिए चुनौती निम्नलिखित में से ये सभी है। भ्रष्ट नेता, अब लगता है कि हाँ ये सब ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है, भ्रष्ट नेता तो सबसे सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अभिकथन ए और जो है कि तर्क दिया गया है। देखिए जो दरोगा वगैरह का एग्जाम हुआ था ना पिछली बार, बिल्कुल इसी प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब जानते हुए भी क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है। अभिकथन कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। अब ये तर्क कहता है यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, अब ये आपको चयन करने के लिए कह रहा है, बताइए। देखिए तो कहता है कि ए और आर दोनों सही है, मतलब जो कथन दिया है अभिकथन और जो तर्क दिया है दोनों सही है, परंतु आर यानी कि जो आपका तर्क है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। यहाँ कहता है ए सही है परंतु आर गलत है, फिर कहता है कि ए गलत है आर सही है, अब कहता है ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या करते हैं, ये कह रहा है।
तो आंसर डी सही होगा आपका, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो ए है और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है यानी तर्क जो है वो आपका अभिकथन का व्याख्या कर रहा है। तो कहने का मतलब आप ये समझिए कि जो अभिकथन में दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, शिक्षण महत्वपूर्ण है। और जो कि एक तर्क दिया है कि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो ये कथन भी सत्य है, और ये आपका तर्क जो इसके ऊपर दिया गया है ये भी सही है। चलिए, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं दिए गए विकल्पों में से गैर धात्विक खनिज ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। बताइए कौन सा हो जाएगा गैर धात्विक खनिज ईंधन के 2 उदाहरण। करेक्ट आंसर सी होगा, कहेंगे सर जी कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्य कृषि का अभ्यास करता है। बताइए, वाणिज्य कृषि का अभ्यास करता है, यूएसए अमेरिका हो जाएगा ना। ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है भूमि बंदोबस्त की डैश प्रणाली में वास्तविक कृषक कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, न कि जमींदार। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो होता है ना, रैयतवाड़ी प्रणाली में ऐसा होता है। तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हो चुका है आप सभी का प्रैक्टिस सेट एंड। क्या रहा स्कोर कमेंट में जरूर लिखिएगा, और बोलिएगा तो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, है ना, प्रैक्टिस सेट को, जो इंग्लिश वाला, मैथ वाला और रीजनिंग वाला, और साथ के साथ उसमें आपका आंसर की भी डाल देंगे। तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाला, इसका टेलीग्राम वाला। बाकी प्लेलिस्ट का भी लिंक है, पिछला क्लास वगैरह नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसी के नीचे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द मॉर्निंग की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।